हेलो बच्चों, मैं अश्वनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का जो 5th चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत की जो बेसिक बातें हैं उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे मैंने आपको यहाँ दिख रहा है कि हमने इसको पैटर्न से स्टार्ट करा था कि हमने बताया था पैटर्न क्या होता है। नंबर्स, ये देखिए आप नेचर में चारों तरफ आपको पैटर्न दिखाई देगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक टाइप का रिपीटेशन होता है डिज़ाइन का, जिसको हम पैटर्न कहते हैं। लेकिन जब हम नंबर्स में पैटर्न की बात करते हैं तो ये एक सक्सेशन होता है, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर किसी रूल की वजह से आता है, जिनको हम सीक्वेंसेस कहते हैं। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में ये डिफरेंस बताया था कि किसी भी प्रोग्रेशन की हम एक जनरल टर्म निकाल सकते हैं। जनरल टर्म से मतलब होता है बेटा कि हम उसकी कोई भी किसी भी टर्म पे पहुंचने के लिए एक फार्मूला निकाल सकते हैं। वो फार्मूला हमारा, जैसे ये हमारा जनरल टर्म का फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है, जिसमें हमने बताया था आपको कि ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन पोजीशन है। तो जैसे हमें 5th टर्म निकालनी है तो हम एन की वैल्यू 5 रख देंगे, हमें 6th टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू 6 रख देंगे, मतलब पोजीशन रखेंगे एन की जगह। उसके बाद हमने ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी बताई थी कि हम कभी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो वो एक कांस्टेंट नंबर आता है, कांस्टेंट डिफरेंस आता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्योंकि ये डिफरेंस कॉमन है इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस और डी से हम इसको डिनोट करते हैं। ये बातें हमने आपको बेटा पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब हमने आपको बताया था कि इस पर बेस्ड जो हमारा जनरल फार्मूला हमने पढ़ा है बेटा, ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस पर बेस्ड हम अपने आगे का असाइनमेंट करेंगे। देखिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहले जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हमें केवल ये बताना है इसमें कि ये हमारी ये AP है या नहीं है। तो AP की क्या हमारी प्रॉपर्टी थी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, मतलब मैं T2 में से T1 माइनस करूं। जैसे मैं देखूं 5 माइनस 4 9 माइनस 5 क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। फिर 13 माइनस 9 भी 4 आ रहा है। फिर 17 माइनस 13 भी 4 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं सब में डिफरेंस 4 4 आ रहा है। तो अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम कहेंगे ये AP है। देखिए ये आंसर है इसका यस, और नहीं तो हम कहेंगे ये AP नहीं है। दूसरे में देखें 10 माइनस 7 ये 3 आया बेटा। फिर 14 माइनस 10 ये 4 आ गया। फिर 17 माइनस 14 फिर ये 3 आ गया। तो एक बार 3, एक बार 4, एक बार 3 आ रहा है। ऐसी प्रोग्रेशंस को हम AP नहीं कह सकते, तो ये हमारी AP नहीं है। इसका आंसर करेक्ट है हमारा। इस तरीके से आप इसके बेटा ये एक पार्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखें ये एक क्वेश्चन है, ज़रा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जो डी पार्ट ये, तो इसमें हम देख लें कॉमन डिफरेंस, देख लें कि वो कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है हमारा। तो हम T2 माइनस T1 मतलब 2 माइनस 3/2 करके देखेंगे बेटा। तो जब 2 माइनस 3/2 करेंगे तो ये 4 माइनस 3 1/2 आ जाएगा। फिर हमारा 5/2 माइनस 2 करके देखेंगे तो ये 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 ये भी 1/2 आ गया। फिर हमारा 3 माइनस 5/2 करके देखेंगे बेटा, तो ये आ गया 6 माइनस 5 1/2। और लास्ट में हम 7/2 माइनस 3 करके देखेंगे तो ये भी हमारा 1/2 आ रहा है। तो सब में आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब ये भी हमारी AP है। आंसर इज़ करेक्ट। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि फाइंड द AP हुज फर्स्ट टर्म इज़ A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। उसने कहा हमें AP फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान से समझेंगे कि AP फाइंड करने का मतलब क्या है कि हमें कुछ टर्म्स बतानी है उसकी। हम स्टार्टिंग की कम से कम 3 टर्म्स बताएंगे, ज़्यादा भी बता सकते हैं, 4 5 टर्म्स करके हम डॉट 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 कर देते हैं। तो हम देखें कि फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 8 प्लस 4 12, फिर 4 ऐड करेंगे 16, फिर 4 ऐड करेंगे 20, फिर 4 ऐड करेंगे 24। इस तरीके से हम कुछ टर्म्स लिख के आगे डॉट 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 कर देंगे।
ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे बेटा, इन सभी पार्ट्स में हम अपना सब में ए में डी ऐड करते चले जाएंगे। ओरल क्वेश्चन हैं, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे हम सेकंड पार्ट देखें तो ये 90 और 20 है, मतलब 20 ऐड होना, तो -90, फिर -90 में 20 ऐड करेंगे -70, यहाँ आंसर देखो, फिर 20 ऐड करेंगे -50, फिर 20 ऐड करेंगे -30। तो ये सब हमारे ऐसे इजीली कर सकते हैं। ऐसे हम सी पार्ट कर लेंगे, 1/2 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे हम, है ना। डी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट टर्म पी है और कॉमन डिफरेंस है -3q, तो मतलब हम 3q सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, तो पहला आ जाएगा p, फिर p -3q, फिर -3q करेंगे तो p -6q हो जाएगा, फिर p -9q एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं आंसर हमारे इजी क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, उसने अब हमसे इसमें स्पेसिफिक टर्म, है ना, हमें ये नहीं कह रहा कि भाई हमें AP बताओ, बस वो कह रहा है 15 टर्म बताओ, इसमें कह रहा है 28 टर्म बताओ। तो हमने बताया था आपको कि 15 टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट A + 14D हो जाएगा। तो जैसे मुझे 15 टर्म निकालनी है तो A + 14D, और A क्या है यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट टर्म -3 हो गई बेटा, और +14 इंटू, अब D कितना है हमारा, D निकालेंगे हम T2 - T1 या T3 - T2, यहाँ T3 - T2 कर लें या T2 - T1 कर लें, हम देख रहे हैं ये 3 आ रहा है, तो 14 3 = 42, और 42 में से जब हमारा 3 माइनस होगा तो ये 39 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारा मैच कर रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन, सब में वही वाला A + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लग जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन है, ये A + 27D बन जाएगा। A को आप 8 ले लेना, D को आप 5 - 8 -3। यहाँ पर गलती बच्चे जल्दी में क्या कर देते हैं, D को, जैसे हमारी सीक्वेंस है 8 5 2, तो ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि आप D हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, मतलब 5 - 8 करें या 2 - 5 करें, -3 आएगा। जल्दी में बच्चे 8 - 5 करके D की वैल्यू 3 ले लेते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इन ध्यान को चेक करने के लिए वो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है द nth टर्म, मतलब जनरल टर्म है दे रखी है। हमने आपको बताया था कि जनरल टर्म का मतलब है कि हम n की जगह जो भी उसकी पोजीशन रख देंगे उस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। जनरल टर्म का मतलब है पोजीशन की हेल्प से वैल्यू निकालना, है ना, या कई बार वो उल्टा भी दे देगा, वैल्यू के हेल्प से फिर हम पोजीशन निकालेंगे। तो इन दोनों केस में ही हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an = A + n-1 इंटू डी, जहाँ an वैल्यू है और n पोजीशन है। ये बात बड़ी ध्यान से समझेंगे। an क्या है बेटा, वैल्यू है, और n हमारी पोजीशन है, a और d हमारे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। अगर हम अलजेब्रा की तरह बात करें इस फॉर्मूले को हम अलजेब्रा की नज़र से अगर देखेंगे तो देखो an = A + n-1 इंटू डी में हमारी कितनी अननोन है, a तो an है, an मतलब वैल्यू ऑफ द टर्म, a है, a मतलब फर्स्ट टर्म, n है पोजीशन है, और d है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो आप कोई भी क्वेश्चन देखना बेटा, इन चारों में से आपको 3 क्वांटिटी वो देगा और 1 क्वांटिटी हमें निकालनी है। हम जो 3 क्वांटिटीज़ हमको देंगे इस फॉर्मूले के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो हमने जैसे 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करने सीखी हैं, 10th में भी हमने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करी हैं, तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से पुट करके हम फिर कोई भी हमारी अननोन क्वांटिटी निकालनी हो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 4 क्वांटिटीज़ में ये रिलेशन है, 4 में से 3 वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देगा, उनको सब्स्टिट्यूट करके जो 4th बच जाएगी अननोन उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सभी क्वेश्चन का जनरल मेथड यही है। अगर आप देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो हमने अभी करा है, जैसे इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है 15th टर्म निकालो, तो 15 टर्म से मतलब क्या है बेटा कि 15th टर्म की वैल्यू निकालो। अब अगर आप देखो इससे इसका मतलब वो an पूछ रहा है ना बेटा,
और हमें क्या क्या दे दिया, ए हमें दे दिया है, ए इज़ -3, डी हमें दे दिया है क्योंकि डी की वैल्यू है 0 - -3 मतलब 3, है ना, ये ए हो गया -3। और पोजीशन जो है ना एन, वो भी हमें दे दिया 15, पोजीशन इज़ 15, तो हमें ए दे दिया, डी दे दिया, पोजीशन दे दी, हमसे क्या पूछा, ए एन। तो आप किसी भी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 अननोन में से 4 अननोन में से 3 अननोन को वो दे देगा तो वो नोन बन जाएंगे, और एक जो नोन है वो हमको फाइंड आउट करना है इक्वेशन की तरह। इतना सा छोटा सा काम है बेटा, है ना। अब देखें आगे बढ़े हम। मैं आपको जनरल टर्म के बारे में बता रहा था, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन में बेटा हमको ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला दे रखा है। वो पहले तो पूछ रहा है क्या ये एपी है, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि जब भी हमें एपी प्रूव करनी होगी तो हम nth टर्म में से उससे पहले वाली n-1th टर्म को फाइंड आउट करके अगर ये कांस्टेंट आ जाता है ना, कांस्टेंट, तो हम कह देंगे कि ये एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। तो बेटा nth टर्म तो क्योंकि हम बुक में सिंबल an यूज़ करते हैं, हम an लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ बेटा। तो हम लिखेंगे an माइनस a n-1। तो an की वैल्यू क्या है बेटा, an तो हमें दे रखा है 2n + 1। अब बात है an-1, तो an-1 कैसे निकालेंगे, an-1 का मतलब है इससे पहले वाली। तो आप देखो, आप एक जनरल बात समझिए, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा an की वैल्यू है, अब इस an में अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इसमें n की जगह ये जो n है इसकी जगह 2 पुट कर दूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। 3 रख दूंगा तो हमारी थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम जो भी n की वैल्यू रखेंगे, पोजीशन रखेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब मुझे an-1 का मतलब क्या, इसकी पोजीशन n-1 दे रखी है और हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरल टर्म से हम अगर हमें पोजीशन दे दी तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, n-1 पुट करके हम an-1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने n की जगह n-1 रख दिया और इसको सॉल्व करा तो ये कितना आया बेटा, 2n, यहाँ कर देता हूँ 2n -2 और +1, और जी -2 + 1 मिल के हो गया -1, तो हमारा ये हो गया 2n - 1। तो अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि अगर मैं an में से an-1 माइनस करूँगा तो हमारा कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। तो देखो जब मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा बेटा तो ये साइन चेंज हो गए, 2n से 2n कैंसिल हो गए, 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब इसमें कोई n वगैरह तो है नहीं। अगर इसके इस क्वांटिटी में कुछ n आ जाता तो हम कहते कि an-1 कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, और आपको पता ही है कि जब हम दो कंसेक्यूटिव टर्म में इसका डिफरेंस लेते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। वैसे एक इजी तरीके से भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, हालांकि ये एक्यूरेट मेथड है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट मेथड ये है। वो मेथड क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। जैसा आप देखो ये हमें an की वैल्यू दे दी है, an इज़ 2n + 1। मैं इसमें से a1 निकाल लूँगा, n की जगह 1, 2 1 = 2 + 1 3 हो गया। फिर a2 की वैल्यू निकाल लूँगा, 2 2 = 4 1 5 हो गया, और फिर 3 रख दूँगा, 3 2 = 6 + 1 7 हो गया, तो a3 हो गया 7। और एक और टर्म निकाल लें, a4 हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, a4 इज़ 9। अब आप देख रहे हैं 3 5 7 9, तो इन सब में डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस d इज़ 2, देयरफॉर इट इज़ एन AP। ऐसे भी एकदम शॉर्टकट तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट मेथड है वो वाला मेथड माना जाता है ना, जनरल टर्म के हिसाब से जो अब हम निकालते हैं
जब हम an-1 करके दिखाते हैं, पर इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं बेटा, है ना। तो आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे वो करें। इसके बाद देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में, तो 1 मार्क में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो ये हमें दे रखा है कि ये AP की 3 टर्म्स हैं, और हमें पता है कि AP की क्या डेफिनेशन है कि हम अगर T2 में से T1 माइनस करें, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करें, तो वो इक्वल आना चाहिए। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो हम बेटा सेकेंड टर्म में से, सेकेंड टर्म क्या है, k² + k + 1, इसमें से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 2k + 1 को जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं k² और k - 2k -k आ गया बेटा, और 1 - 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब हम कर सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें, थर्ड टर्म कितनी है हमारी बेटा, 3k² - 3k + 3, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा k² + k + 1। देखें माइनस करके क्या आ रहा है, 3k² में से k² माइनस करेंगे तो 2k² आ जाएगा बेटा, है ना। फिर -3k - k, ये लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो ये -4k आ जाएगा बेटा, और 3 - 1 2 आ जाएगा, है ना बेटा। तो इसके बाद हम इसको अपना इक्वल रख देते हैं। तो क्या है हमारे ये k² - k आ गया बेटा, इज इक्वल टू 2k² - 4k + 2। तो इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। देखो तो कितना आ रहा है, हम सबको उधर ले जाएं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2k² - k², थोड़ी स्पेस कम रह गई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर इसको एक बार इरेज करके फिर कर देंगे, फिर -4k और ये वहाँ जाकर प्लस, तो ये -3k हो गया बेटा, और 2 तो ऐसे ही रहेगा, है ना। ये इक्वेशन बन गई k² - 3k + 2 = 0। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, k² - 3k + 2 = 0। हमें दिख रहा है कि 2 के फैक्टर्स हम कर सकते हैं -2 -1, और इनके साइन चेंज करके हम k की वैल्यू 1 और 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k = 1 और k = 2 इज़ द आंसर। इसमें एक ही आंसर दे रखा है, k की वैल्यू 2 है। तो इनको हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे कि हमारी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हो सकता है एक वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, तो उसे आप चेक कर लेना बेटा कि इन दोनों वैल्यू से हमारा ये इक्वल आना चाहिए। तो दो भी आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यही वाला जो इसका पार्ट था, यही इसका सबसे टफ पार्ट था। बाकी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देख रहे हैं आप, इन सभी में किसी में भी ना इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन और ईजी आ जाएगी। उसके बाद हम देखें बेटा, इस क्वेश्चन में देखें, अब यहाँ आ रहा है विच टर्म। इस बात को आप ध्यान रखें, विच टर्म, तो ये मतलब पोजीशन पूछ रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके 4 अननोन होंगे, उसमें से वो 3 क्वांटिटी देगा। अब देखो कैसे दे रहा है वो, उसने कहा है कि 248 की पोजीशन बताओ। इसका मतलब हमें an दे दिया है ना, और a दे दिया 3, और d हम 8 - 3 करके 5 निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में बेटा हमारा a हो गया 3, d हो गया 8 - 3 5, और an हो गया हमारा 248, और हमें क्या निकालना, हमें n फाइंड आउट करना है ना। तो वही फॉर्मूला कि Tn = a +
एन तो फाइंड आउट करना इनटू डी की वैल्यू आ गई 5। तो सबसे पहले हम इस 3 को वहाँ ले जाएंगे बेटा, तो ये आ जाएगा, जब 3 वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 245। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, है ना, 5 4 ज़ार 20 और 5 9 ज़ार 45, और फिर 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50। तो n हो जाएगा 50th टर्म, क्योंकि ये पोजीशन है। ये आंसर भी हमारा करेक्ट आ रहा है। आपने देखा कैसे हमने आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जिसमें वो पूछ रहा है विच टर्म, इसका मतलब वो पोजीशन पूछ रहा है और हमको पोजीशन निकालनी है, मतलब n निकालना है। फॉर्मूले में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हम an की वैल्यू, d की वैल्यू, a की वैल्यू रख के n को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे हमारे बनते हैं। देखिए आपको दिख ही रहे हैं, 6 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, कितने सारे हैं, है ना। और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बेटा। वो कह रहा है विच ऑफ द AP इज़ द फर्स्ट टर्म। वो कह रहा है इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है, मतलब पोजीशन कौन सी है ना। अब आप इसमें एक चीज़ देखें, हम देख रहे हैं कि 131 के बाद सेकंड टर्म क्या आई, 128, और 128 के बाद क्या आई हमारी 125 आई। तो आप देख रहे हैं कि हमारा इसमें 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जो D की वैल्यू है बेटा वो -3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्ट होते होते एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव पर आ जाएंगे। कह रहा वो पहली टर्म कौन सी है जो नेगेटिव आएगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हमको थोड़ा चेंज इसलिए है बेटा कि इसमें हमें ना टर्म की वैल्यू नहीं दी, an नहीं दिया, बस an की कंडीशन बताई है कि an इज़ लेस देन 0। इस कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे, an इज़ लेस देन 0 से हम इसे करेंगे। an की वैल्यू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 131 प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड आउट करना पोजीशन को, इंटू डी है बेटा मेरा -3 इज़ लेस देन 0। तो अब इस 131 को पहले वहाँ ले जाएंगे तो हमारा हो गया n माइनस 1 इंटू -3 इज़ लेस देन -131। अब इन इक्वेशन में हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो ये इक्वेशन की तरह सॉल्व होती है, लेकिन जब हम नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इसका जो ये सेंस ऑफ इनइक्वालिटी होती है, मतलब ग्रेटर और लेस का साइन चेंज हो जाता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था पिछले लेक्चर्स में कि क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि इन इक्वेशन में जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो जो छोटी चीज़ है वो बड़ी बन जाएगी, वो जो बड़ी है वो छोटी बन जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जैसे हम कहें कि 5 इज़ ग्रेटर देन -3, ये बात सही है, लेकिन अगर मैं इनके साइन चेंज कर दूँ, -5 और +3 कर दूँ, तो अब आपको पता ही है कि बड़े वाला 3 होगा। तो इस तरीके से नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने पे इसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब हम -3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा n-1 इज़ ग्रेटर देन 131/3, है ना। अब हम 1 ऐड भी कर सकते हैं उधर जाके, इस 1 को उधर ले जाके, तो n इज़ ग्रेटर देन 131/3 प्लस 1। तो ये हो गया n इज़ ग्रेटर देन कितना, 131 में 3 ऐड करेंगे तो 134/3। तो इसके बाद हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखें तो हम कहेंगे 3 से डिवाइड करो बेटा, 3 4 ज़ार 12, 1 आ गया हमारा, और 3 4 ज़ार 12 और फिर 1/3। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि 1 जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 44 कंप्लीट 1/3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ आप ध्यान दें कि क्योंकि वो ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब जो n क्या है, पोजीशन है, और पोजीशन तो फ्रैक्शन में होती नहीं है। तो 44th के बाद जो डायरेक्ट टर्म आएगी वो 45th आएगी। 44 के बाद बीच में कुछ नहीं आएगी, पोजीशन तो ऐसे चलती है ना, फर्स्ट, सेकंड, 8th, 9th, 10th, 11th। 8th और 9th के बीच में कोई टर्म नहीं आएगी, 8th के बाद 9th ही आएगी। इसका मतलब यहाँ अगर हम देखें
तो 44 1/3 से ग्रेटर जो आएगी वो 45th आएगी। इसका मतलब 45th इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आप यहाँ आंसर भी देखें इसका, तो ये हमारा 45th इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके का है, जिसमें वो ये कह रहा है कि उस टर्म की वैल्यू भी निकालो। अब जैसे हमें यहाँ पता चल गया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो 45th है, तो 45th की a + n - 1 × d से हम 45th टर्म निकाल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 11th और 12th क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, बस उसका एक स्टेप और आगे 12th में पूछ लिया गया है। तो ये हमारा इस तरीके के इसमें क्वेश्चन है। अभी जो विच टर्म मतलब पोजीशन वाले हैं, इस पर बेस्ड हमारे ये वाले भी क्वेश्चन हैं, जो कि हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं बेटा, इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन है। आप आराम से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें अगर आप प्रॉब्लम डालेंगे तो मैं उन्हें देखकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पोस्ट कर दूंगा, और आपको मैथमेटिक्स बहुत इजी लगने लगेगा अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। सो थैंक यू बेटा, है ना। आज का लेक्चर ही